अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे बलूचिस्तान से मुदस्सिर हयात ने भेजी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं वो कहानी के एंड में एक मैं तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपने अपनी वीडियो मुझे सेंड करनी है। तो उस तरीके पे अमल करके आप मुझे अपनी वीडियो अगर सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। मुदस्सिर हयात कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के ये वो सच्चे वाक़यात हैं कि मैं जिनको जब भी याद करता हूं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूं। जब वो स्टोरी सुना रहे थे तो उस वक्त भी उनकी जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को महसूस करते हुए एक बात मेरे दिल में आई। मैं जब राज प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन करता था और किसी को भी लोकेशन के लिए कहता था तो मैं कहता था कि यार लोकेशन ऐसी हो, मजाक में कहता था कि हम वहाँ से ज़िंदा बच के ना आएँ। ये बड़ा गलत जुमला है जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जुमला पता है क्यों बोलता था। जब भी आप किसी ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन होती है, उस लोकेशन के अंदर दाखिल होते ही आप उस खौफ को, उस लोकेशन की हैबत को, उसकी वीरानी को, उसके अंदर के खौफ को महसूस कर लेते हैं। तो वो खौफ, जब वो हैबत, वो फैली हुई वेव्स जब आपके जिस्म से आके टकराती हैं और आपके जिस्म के अंदर कपकपाहट आती है, आपके लफ्ज़ों के अंदर कपकपाहट आती है, आप जिस खौफ से गुज़र रहे होते हैं और जिस खौफ से आगे बढ़ रहे होते हैं, बात करते हुए खौफज़दा अंदाज में मुस्करा रहे होते हैं कि इतना खौफ आ रहा है कि हालत ख़राब हो रही है, तो देखने वाले को भी शो का मज़ा आता है। और मैं जब ऐसी लोकेशन मुझे मिलती थी तो यकीन मानिए मैं इतना खुश होकर जाता था कि शो करने का मज़ा आएगा। ये मुझे नहीं पता होता था वहाँ पे जिन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, मुझे ये ज़रूर यकीन होता था कि इस लोकेशन में दाखिल होते ही मेरी जो हालत होगी ना, उस खौफ की वजह से मेरी जो टीम की हालत होगी, देखने वालों को पता लग जाएगा कितनी खौफनाक जगह है। लेकिन वक्त ने घोस्ट हंटिंग का मूड चेंज कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसको पैसे का ज़रिया बनाया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो पैसा जिन दिखाने पे था। घोस्ट हंटिंग जिन दिखाना नहीं था, घोस्ट हंटिंग था कि उस जगह पे जाके उसकी हैबत को महसूस करना, उसकी खौफनाकी को महसूस करना, जो आपके चेहरों पे, आपके लफ्ज़ों से पता लगता था। और लोग इसको एंजॉय करते थे। वक्त ऐसा बदला कि बच्चे थे कल के, वो उठे और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि जिन भूत तो उनके लिए मामूली चीज़ रहेगी। ऐसे था जैसे छोटे छोटे चूहे हों, जिन उनके लिए डरते थे। जिन उनसे तो बदू लड़ाइयाँ होती थी जिनके साथ, उनके जिन उठा के फेंक रहे हैं, हाला लाला, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता था। तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ मुदस्सिर हयात की, असल में ये लफ्ज़ मैंने क्यों बयान किए हैं कि जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था तो उनके ऊपर जो कैफियत थी, तो मैं उसी लम्हे उस कैफियत को मैंने याद किया जो मेरे ऊपर राज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवार होती थी। मैं आज भी इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूँगा, लेकिन जगह ऐसी सिलेक्ट करूँगा कि अंदर जाते मुझे खुद पता होगा कि कितनी खौफनाक जगह है। मुदस्सिर कहते हैं मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करता था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कभी मैं दिन के टाइम पे वहाँ पे ड्यूटी करता था और अक्सर रात को मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी होती थी। नाइट शिफ्ट में करता था। तो वहाँ पे कुछ सिलसिला इस तरह का था कि जो मेरी कंपनी थी, वहाँ से जब मैं निकलता था, बाज़ोकात रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 4 बजे भी वहाँ से मैं निकलता और जिस स्टॉप पे मैंने पहुँचना होता था, उस स्टॉप पे उस गाड़ी से उतरने के बाद जब मैं अपने घर की तरफ जाता तो वहाँ पे 2 रास्ते आते थे। एक रास्ता था जहाँ पे पक्की सड़क बनी हुई थी, लेकिन ये एक बहुत लंबा सफ़र था जो तय करके मुझे घर तक पहुँचना होता था। और वहीं पे ही एक और दूसरा रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता था जो कच्चा रास्ता था, टूटा फूटा रास्ता था। सड़क टूट फूट का शिकार हो गई थी, अब कच्चा सा ही रास्ता रह गया था। वहाँ पे कुछ गटर भी थे जो खुले हुए होते थे।
और जब मैं अपनी कन्वेंस से उतरता था एक स्टॉप पे, तो उसके बाद मेरे घर से एक पैदल रास्ता मैंने तय करके, जो तकरीबन कोई 10 मिनट का, कभी 12 मिनट का, कभी मुझे 15 मिनट भी लग जाते थे, मैं तय करके मैं अपने घर पहुंचता था। बस से उतरता, स्टॉप से आगे थोड़ा सा चलता तो एक लेफ़्ट राइट बिल्डिंग्स आती हैं, आगे एक खाली सा ग्राउंड आ जाता। वो जो ग्राउंड था उसके आगे रास्ते मुझे चूज़ करने होते थे कि मैं पक्के रास्ते की तरफ से जाऊं या कच्चे रास्ते की तरफ से घर की तरफ जाऊं, क्योंकि कच्चा रास्ता शॉर्ट था। तो फिर मैं अमूमन कोशिश करता मैं कच्चे रास्ते की तरफ से जाऊं। कच्चे रास्ते पे चलते 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 जब मैं अपने घर के करीब पहुंचता तो वो जो रास्ता होता आगे एल शेप की तरह होता, बिल्कुल सीधा होकर एल की तरह मुड़ जाता, और वहीं पे एक गली शुरू होती जो मेरे घर की तरफ जाती है। उस गली में दाखिल होके आगे जाके मेरा दरवाज़ा आता, और उस दरवाजे के बाहर ताला लगा होता। तीसरी मंजिल पे हम रहते थे। दरवाज़ा मैं खोलता, ताला खोलता, और फिर मैं ऊपर पहुंच जाता। ताले से मुराद एक वो ताला होता है जो अलग से लटका होता है, और एक ताला जो दरवाजे के अंदर लगा होता है, जिसको आप लॉक कहते हैं दरवाजे का। उसके सबके पास चाबियां होती हैं, कोई भी जाना जाता है तो की लगा के लॉक को खोल के ऊपर चला जाता है। मैं जब भी रात को ओवर टाइम की वजह से लेट हो जाता तो मुझे परेशानी ये होती, मेरी जेब में मोबाइल तो होता था कि उसकी मैं टॉर्च जला लूं और रोशनी पैदा करके उस वीरान रास्ते से गुजरते हुए रास्ते की तरफ जाते हुए तो कम से कम इतना उजाला हो सकता था मोबाइल की रोशनी से कि मैं सुकून से जा सकूं। अगर कराची के हालात की वजह से एक डर सा होता था कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो दूर से ही कोई मोटरसाइकिल पे सवार नौजवान आ रहे हैं और उन्होंने देख लिया है कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो वो फ़ौरन आपके करीब पहुंचते और आपसे मोबाइल ले लेते। तो अक्सर जब मैं उस जगह से गुजरता तो मोबाइल को जेब में ही रखता था, इस अंदाज में छुपा के कि अगर कोई आ भी जाए तो मैं उनसे कह सकूं भाई मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। कराची में रहने वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी यही है कि किसी लम्हे भी वो मोटरसाइकिलों पे आपके पास पहुंचते हैं, और जैसे ही वो अपनी शर्ट के नीचे हाथ लेके जाते हैं तो अगला समझ जाता है कि ये बंदूक निकालने लगे हैं, पिस्तौल निकालने लगे हैं, और फौरी कहेंगे निकाल दो नहीं तो गोली मार देंगे। मैं अपने घर से अक्सर सुबह सुबह 4 बजे भी रवाना होता, 5 बजे भी अक्सर उस स्टॉप पे पहुंच जाता और अपने उस कंपनी पहुंच जाता। उसकी गाड़ी वहाँ पे जो स्टॉप बना हुआ था मेरे घर से, जो 10 से 12 मिनट लगते थे, उस स्टॉप तक मुझे पैदल आना होता था। वहीं से गाड़ी आती है, उसका मखसूस टाइम होता, उससे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना होता, उस स्टॉप पे खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार करना होता, और उसके बाद मैं ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता। वहीं पे ही वो जब छुट्टी होती हमारी तो वहीं से गाड़ी हमें उस स्टॉप तक छोड़ देती। ऐसी ही एक रात मेरी नाइट की ड्यूटी थी और मैं ऑफिस में काम करता रहा कि रात का तकरीबन 1:30 बज गया, 2 बज गए, और मैं ऑफिस से जब छुट्टी करके बाहर निकला तो पता लगा कि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मौसम तो शाम से ही ख़राब था। जब मैं ऑफिस के लिए घर से रवाना हुआ था तो उसी वक्त बाहर मौसम को देख के मुझे लगा था कि आज शायद बारिश होगी। बादल इस अंदाज में आसमान पे छाए हुए थे कि उन्होंने आसमान को छुपा रखा था, और शाम को ही सूरज की किरणों को छुपा के रात का अंधेरे जैसा माहौल बना दिया था। जब बादल दिन को भी पूरे आसमान पे फैल जाते हैं तो यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे रात हो गई है। और मैंने वो खूबसूरत मंज़र जहाज़ में जब अमेरिका से पाकिस्तान लाहौर मैंने देखा था, वो मैं भूल नहीं सकता। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, किस दिन शेयर करूंगा शॉर्ट वीडियो में, कि पाकिस्तान में दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में इतनी सर्दी होती है कि बाकायदा धुंध पड़ रही होती है, और शदीद धुंध होती है, फोग ही फोग होती है, घुप अंधेरा होता है। सुबह तकरीबन 5-6 बजे के टाइम में सूरज 11-12 बजे निकले तो कोई रोशनी आती है, वरना घुप अंधेरा सा रहता है, स्पेशल दिसंबर और जनवरी के महीनों में। और जब मैं अपनी जहाज़ में बैठा हुआ था तो उस वक्त मैंने टाइम देखा, क्योंकि टाइम मुख्तलिफ होते हैं, जोन चेंज होते रहते हैं टाइम का, तो मैं अपने जो घड़ी है उसको सेट कर देता हूँ पहले ही। मेरा जहाँ पे पहले स्टॉप था पाकिस्तान पहुँचने से पहले, वहीं पे ही मैंने अपना घड़ी का टाइम पाकिस्तान का सेट कर लिया। और जब जहाज़ मेरा तकरीबन कोई सुबह 5:30 बजे का टाइम था,
और लाहौर के हम करीब पहुंच चुके। जहाज़ ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम लाहौर लैंड करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होती है उसके जहाज़ भी फुल बड़े होते हैं। तो जहाज़ के अंदर जब मैं बैठा हुआ था तो बाहर खिड़की के पास मेरी सीट थी, बेइंतहा रोशनी थी। ऐसी रोशनी जैसे सर्दियों में भी 11-12 बजे होती है। फुल धूप निकली होती है, फुल धूप होती है और रोशनी ही रोशनी होती है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि लाहौर हम लैंड करने वाले हैं, 5:30-6 का टाइम है। उस वक्त तो धुंध होती है, मुझे याद है दिसंबर जनवरी में, और इतनी फोग होती है। तो ये तो रोशनी निकली हुई है, ये क्या मंजर है कि जहाज़ जब आहिस्ता 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 नीचे उतरना शुरू हुआ तो एकदम से उस रोशनी से होता हुआ ऐसे बादलों जैसी धुंध सी थी उसमें दाखिल हुआ। और उसके बाद जैसे नीचे दाखिल होता गया तो मैं ये वीडियो बना रहा था, बाहर बहुत तेज़ रोशनी है और एक धुंध जैसा, बादलों जैसा माहौल है। और जब जहाज़ उसमें दाखिल हुआ तो अंधेरा छा गया, और जैसे जैसे जहाज़ नीचे होता गया तो वही धुंध, वही फोग, वही सर्दी वाला ही माहौल था लाहौर शहर के अंदर। और मैं कह रहा था, वाह खुदा, या अल्लाह तेरी कुदरत, वाह खुदा की कुदरत, ऊपर कितनी रोशनी है और उससे नीचे जहाँ तक आसमान पे धुंध छाई हुई है, आसमान पे जहाँ पे वो बादलों की तरह, बादल तो नहीं थे, एक अल्लाह ने वेदर दिया हुआ है, उसके नीचे धुंध ही धुंध है, उससे ऊपर रोशनी रोशनी है। वो कितना खूबसूरत मंजर था कि ऊपर रोशनी है, थोड़ा सा नीचे धुंध ही धुंध है। लाहौर सुबह 5:30-6 बजे धुंध में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे याद था मैंने कितनी खूबसूरत ऊपर रोशनी देखी है। तो वैसे ही उनके बादलों ने शाम को ही जब वो घर से निकले थे लपेट रखा था। ऊपर शायद रोशनी होगी, नीचे बादल थे, और नीचे वाले जो इंसान थे जिनके सरों पे बादल था उनको वो रात नज़र आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर उसी तरह जिस तरह मैंने जहाज़ में लाइट देखी थी उसी तरह लाइट होगी। वो जब अपने ऑफिस से बाहर निकला रात के 2 बजे तो उसको अंदाज़ा हो गया बहुत तेज़ बारिश हो रही है। गाड़ी ने जब उसको स्टॉप पे उतारा तो उसने फ़ैसला किया कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। एक रास्ता वो है जो पक्की सड़क वाला है, वहाँ पे फिसलन का डर नहीं है, स्लिप होने का डर नहीं है, कहीं पाँव फिसल गया चोट लग सकती है, क्योंकि इस कच्चे रास्ते पे अक्सर गटर भी हैं और इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है, पानी इतना भरा हुआ है, कहीं पाँव गलती से गटर की तरफ चला गया तो मैं गटर के अंदर गिर ना जाऊं, जिनके होल खुले हुए हैं, ढक्कन उनके ऊपर नहीं थे। और जब बारिश का पानी आ जाए तो आपको पता नहीं लगता किस जगह पे गटर है। लेकिन मसला ये था, एक तेज़ बारिश थी और ऊपर से लंबा चक्कर काटना बारिश में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। तो मैंने फ़ैसला किया कि इसी शॉर्ट रास्ते से ही चलता हूँ। तो मैंने बारिश के अंदर सेफ्टी शूज़ पहने हुए थे, बारिश के अंदर मैंने चलना शुरू कर दिया। एक तेज शोर जो बारिश की कतरों का था, जो ज़मीन पे गिर रहे थे, दरख्तों पे गिर रहे थे, जहाँ जहाँ पे वो तेज़ी से गिरते हुए कतरे आवाज़ पैदा कर रहे थे कि हम बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। वहीं पे मेरे जूतों की आवाज़ जो पानी में टच होते सड़क सड़क की आवाज़ पैदा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि मुझे खौफ सा महसूस हुआ। और मेरी छठी हिस्स ने मुझे कहा जैसे आज कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। मुझे लगा कि आज कुछ गड़बड़ है। एक दफ़ा मैंने सोचा अपने मोबाइल को निकालूं और रोशनी पैदा करूं ताकि थोड़ा सा देख सकूं। इतना नज़र आ रहा था कि घुप अंधेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं मोबाइल निकाल के मोबाइल की रोशनी को जलाऊं। लेकिन लगा कि बारिश है, बारिश में मोबाइल भीगेगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता हूं। तो मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। ऐसे चलते चलते वो शुरू में बिल्डिंग्स आती थी, दोनों तरफ बिल्डिंग्स ख़त्म हुई तो उसके बाद वो वीराना शुरू हो गया जहाँ पे झाड़ियाँ थी, दोनों तरफ झाड़ियाँ, मैदान था, मैदान के नीचे दरख्त थे और उससे आगे वो कच्चा रास्ता जहाँ झाड़ियाँ दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट, उल्टे और सीधे हाथ पे वो झाड़ियाँ ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ शुरू हो जाती, वीराना शुरू हो जाता। अब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुका था, उन झाड़ियों के बिल्कुल करीब। अब एक काफ़ी लंबा रास्ता उन झाड़ियों के इर्द गिर्द में चलता हुआ उनके दरमियान में मैं घर तक पहुँचता। बारिश का शोर और जब वो बिजली ज़ोर से चमकती, बारिश गरजता तो वो बिजली जब हर तरफ फैल जाती तो उसी बिजली की रोशनी में मैं अपने सामने फैले हुए मंजर को देख सकता कि हर तरफ पानी ही पानी है, बारिश का शोर है और हर तरफ खामोशी। इंसान, चरिंद परिंद अपने अपने घरों में। वो मेंढक जो रात को बोलता है वो भी कहीं छुप सा गया है। वो जो झींगड़ रात को आवाज़ पैदा करता है वो झींगर भी कहीं सो गया है, छुप गया है। लेकिन एक शोर था सिर्फ बारिश का, और बाकी रात के जितने भी हशरात बोलते हैं वो सब
खामोश थे बारिश की वजह से। हाँ, यकीनन अपने अपने घोंसलों में परिंदे जरूर जाग चुके होंगे, दबक के बैठे होंगे। तेज बारिश हो रही थी और मैं चलते चलते जब उन झाड़ियों के करीब पहुंचा तो मेरी छठी हिस्स जिसने मुझे पहले एहसास दिया था, मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ के देखा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे देखा कि झाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी बड़ी 2 लाल कलर की आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। मैं अकेला, एक यंग लड़का, खूब अंधेरा, बारिश का शोर और जमीन पे जल थल पानी पानी, और झाड़ियों में 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि अगर कोई जानवर, बिल्ली है, कुत्ता है, या अमूमन यही कोई जानवर छुप सकता है, तो उनकी आंखें इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और जिस तरह वो लाल सुर्ख आंखें थीं, कुत्ते या बिल्ली की आंखें इस तरह लाल सुर्ख नहीं होती, वो लाल सुर्ख इतनी बड़ी बड़ी आंखें थीं कि उनको मैंने जैसे देखा मेरे जिस्म के अंदर एक कपकपी तारी हो गई। वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें, और वो आंखें झपकी थीं बाकायदा। जो पीछे था झाड़ियों के, उसने मुझे आंखें झपका के लाल सुर्ख आंखों से देखा था। बारिश में मुझे ठंड लगनी चाहिए थी। बारिश के अंदर इंसान का जिस्म भीग जाता है, पूरा वजूद गीला हो जाता है। गर्मियों में भी आप गीले हो जाएं, बारिश में एक ठंड का सा एहसास होता है। लेकिन जैसे ही मैंने उन आंखों को देखा तो जिस्म के ऐसी एक सर्द लहर, एक झुरझुरी सी पूरे जिस्म में आई कि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। और मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो आंखें जिस झाड़ी में थीं, अब उस झाड़ी से निकल के दूसरी झाड़ी में आ चुकी थी। जानवर अगर होता, बाहर निकलता झाड़ी से, तो यकीनन सी बात है मैं उसको देख लेता। वो कोई जानवर नहीं था, तो वो इतनी तेजी से मेरे उल्टे हाथ पे, मेरे आंखें जो झाड़ियों में थी, मैं एकदम से निकल के दूसरी झाड़ी तक कैसे पहुंच गई। मैं अभी ये देखता हुआ, जिस्म कांपता हुआ, दिल की धड़कन तेज, पूरे वजूद पे कपकपाहट। अभी आगे ही बढ़ा था कि मेरी आंखों ने मंजर देखा कि वही आंखें उन झाड़ियों से निकली मेरी आंखों के सामने और मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गई। उन आंखों का हवा के अंदर इस अंदाज में चलना था जैसे मेरे ही कद की कोई इंसान हो, जिन हो, जिसका कद बिल्कुल मेरे जितना हो, और जहाँ पे मेरी आंखों का लेवल था वहीं पे ही ऊंची वो आंखें थीं। लेकिन ना ही कोई वजूद था उन आंखों का, सिवाय वो आंखें मेरी तरफ थीं। सामने चलते हुए मेरी आंखों के रुख सामने की तरफ था, लेकिन वहाँ जो भी था जिसका वजूद नहीं था, जिसकी 2 लाल सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें थीं, वो सीधा चलने की बजाय जैसे कोई ऐसे साइड पे होके गुजरता है, रास्ता ना हो तो आप सीधे की बजाय ऐसे साइड से होके गुजरते हैं, इस अंदाज में वो आंखें चल रही थी। उनकी डायरेक्शन, उनका रुख मेरी तरफ था। मैं आगे की तरफ चल रहा था और आंखें मेरी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। कि अगर कोई इंसान भी आगे बढ़ना चाहेगा तो वो सीधा चलने की बजाय तिरछा होके चले, तभी उसकी आंखें साइड पे देखती हुई जाएंगी, वरना इंसान को गर्दन मोड़ के देखना पड़ता है। वो आंखें थी ही ऐसी पोजीशन में कि वो मेरी तरफ ही थी। वो देखने वाला, वो जो वजूद जिसकी वो आंखें थी, वो मेरे तरफ ही खड़ा हो, लेकिन चल इस अंदाज में रहा हो कि उसी तरह मेरी तरफ ही देखते देखते आगे चल रहा हो। लेकिन कोई वजूद नहीं था सिवाय 2 बड़ी बड़ी, तकरीबन कोई 4-4 इंच बड़ी एक आंख होगी जो मेरे इस तरफ थी। और मेरे वजूद के अंदर ऐसा पसीना आ गया खौफ से कि बारिश से जो मेरा जिस्म गीला था मैं महसूस कर सकता था। उस खौफ के आलम में इतना पसीना आ गया मुझे कि मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। वहाँ के मुसलसल मेरे साथ चल रही थी कि मेरा वजूद ऐसे कपकपा रहा था। मुझे डर लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, उन्होंने अपना नाम कहा सिर्फ रियल बताइएगा, आगे ना बताइएगा। मेरी ख्वाहिश थी मैं उनके लफ्ज़ चलाता। उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ कहे, मुझे अच्छे लगे। उन्होंने कहा मज़हर भाई, आपकी स्टोरीज़ सुन सुन के मेरे अंदर जो हिम्मत आ चुकी है, जो बहादुरी आ चुकी है, आपकी वीडियोस देख देख के जो मैं बुज़दिल सा शख्स था, डरपोक सा था, लेकिन अब इतना बहादुर हो चुका था कि उन आँखों को देख के असूलन में अगर आपकी वीडियोज़ में ना देख चुका होता, आपकी वज़ाइफ में ना पढ़ चुका होता, तो मैं शायद बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी जो वीडियो देखी थी, वो कहते हैं मैंने आपकी ऑफ कैमरा हॉरर स्टोरी पहली एपिसोड से लेके आज तक कोई एपिसोड मिस नहीं की।
उन एपिसोड को सुन सुन के मैं बहुत बहादुर हो चुका हूँ, आपके वज़ाइफ सुन सुन के बहादुर हो चुका हूँ। और उन्हें ये कहा ये क्रेडिट मैं आपको देता हूँ, आपकी वजह से हुआ है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई है, मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, मेरी वीडियो से लोग वहम का शिकार नहीं होते, खौफ का शिकार नहीं होते, उनके अंदर खौफ कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मुझे इस बात की खुशी होती है। वज़ाइफ उन्हें सीखे, माशाल्लाह उनके अंदर बहादुरी आई। तो कहते मैं रुक सा गया हूँ, मैंने देखा उसी वक्त आंखें झाड़ी के अंदर चली गई हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं बेहोश हो जाता, मैं खौफज़दा था, वजूद कांप रहा था, उसके बावजूद कि मेरे जिस्म पे पसीना था बारिश होने के बावजूद, मैंने खड़े होकर वहाँ पे कहा मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ और अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए जाता हूँ, मेरे पास अल्लाह का कलाम है। तुम अल्लाह की मखलूक हो, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने राह में अपने राह, बस इतना कहूँगा तुम्हें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, तुम जो भी हो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये मैंने कहा। और मज़हर भाई, इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरता, खौफज़दा हो जाता, मैं बहुत डरा हुआ था। बारिश हो रही है, बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है, हर तरफ रोशनी होती है, तो उस झाड़ियों में छुपी हुई आंखों को मैं क्लियर देख सकता हूँ कि वो आंखें मौजूद हैं और मुझे देख रही हैं। क्या एक अकेला शख्स इतना बहादुर हो सकता है? नहीं। लेकिन मेरे पास अल्लाह का कलाम था और आपके लफ्ज़ जो मैंने सुन रखे थे, इस वजह से पसीने से भर गया, खौफ का पसीना जो बारिश में भी था। दिल की धड़कन ऐसी इतनी तेज थी, धक 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 धक, जैसे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन जब मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, तुम अपनी राह में अपनी राह, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस से आगे चलना शुरू हो गया। लरजते कांपते वजूद के साथ, खौफज़दा वजूद के साथ, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। मेरा ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। मैं डरा हुआ था, लेकिन ये था अब मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया। मैं आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। एल शेप वाली जगह पे पहुंच के जब मैं आगे से मुड़ा और अपनी गली में दाखिल होने लगा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वही आंखें जो गली के कोने पे खड़े होकर मैंने सामने बिल्डिंग देखी, तो सामने बिल्डिंग पे मौजूद थी। वो बिल्डिंग बहुत दूर थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो चुकी थी, अब वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी और वो आंखें मुझे ही देख रही थीं। मैं चलता 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 अपने घर के पास पहुंच गया। फिर से एक दफ़ा हिम्मत की, खौफ ज़दा होने के बावजूद पीछे मुड़ के देखा, तो गली के कोने पे वो आंखें अब भी मौजूद थीं, लेकिन गली के अंदर दाखिल नहीं हुई थीं। और अब भी वो आंखें गली के कोने पे मौजूद होकर मुझे देख रही थीं, और वहीं पे मेरे कद के बराबर वो आंखें मौजूद थीं। और उसने 2-3 दफ़ा आंखों को झपक के दिखाया कि हाँ, हम वहीं मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। अब वो चाबी जो मैं ताले में डालता, जो की अंदर डालता लॉक की, और उसको मैं 4-5 सेकंड के अंदर लॉक को खोल लेता, मेरे हाथ इतने कांप रहे, मुझसे चाबी नहीं निकल रही। घर में पहुंच गया हूं, मैं बेहोश नहीं हुआ, वो रास्ता मैंने तय कर लिया। और मैं अब चाबी लगा रहा हूँ। कह रहे मज़हर भाई यकीन मानिए 4 मिनट लग गए होंगे, 3 से 4 मिनट मुझे चाबी निकालने में, और ताले के अंदर चाबी नहीं जा रही। मेरा ठक 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 इतने कांप रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि घर पहुँच चुका हूँ। इतना मैं बहादुर हो चुका हूँ कि घर पहुँच गया हूँ। अगर मैंने आपकी वीडियोज़ और चीज़ें ना दिखाई होती, मैं वहीं गिर जाता। मैंने ताले लगा रहा हूँ, की लगा रहा हूँ, कभी इधर चली जाए, कभी इधर चली जाए, दूसरे हाथ से पकड़ के लगा रहा हूँ, चाबी नहीं लग रही। मुझे 3-4 मिनट लग गए ताला खोलने में। मैंने ताला खोला, मैंने ताला खोल के अंदर गया, और अंदर जाके तीसरी मंजिल पे घर था। मैं जब ऊपर गया और मैंने जाते सिर्फ जूते उतारे, कपड़े मेरे फुल भीगे हुए थे, मुझे कोई होश नहीं। मैं ऐसे गया हूँ, सहन में खड़ा हूँ, तो एकदम मैं नीचे ज़मीन पे धड़स करके गिर गया हूँ। तो मेरी अम्मी आ गई और आती का क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो समझ गई हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस बारिश हो गई थी, गीला हो गया हूँ, स्लिप हो गया हूँ। मेरी अम्मी कहती है नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कुछ और हुआ है, बताओ क्या हुआ है। माँ होती है, फ़ौरन समझ गई। मैंने झूठ बोला, माँ परेशान ना हो, लेकिन वो फ़ौरन समझ गई। मैंने कहा माँ, मैंने किसी चीज़ को देखा है। तो मेरी माँ बोली तो क्या हो गया, देख लिया है तो क्या हो गया, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, अल्लाह की मखलूक है, होती है, आज बारिश है, मौसम ऐसा है, देख लिया होगा। मेरे बेटे डरते नहीं हैं, कोई परेशानी की बात नहीं मेरे बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया और कहा उठो, पहले अपने कपड़े तब्दील करो। मैंने कपड़े तब्दील किए, खैर उसके बाद मैं लेट गया। लेकिन मैं ऐसी गहरी नींद सोया, डर की वजह से कह लीजिए, कि मैं अगले दिन इतने लंबे टाइम बाद उठा तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था।
खैर मेरी माँ ने फिर दम वगैरह किया, मेरे ऊपर पड़ती रहीं और आहिस्ता 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 मेरा बुखार उतरा और मैं ठीक हो गया। दूसरा वाक़या वो सुनाते हैं कि उसी ही जगह पे सेम उसी रास्ते पे एक दफ़ा आते हुए, लेट नाइट ही था मैं, नहीं ये ईद आने वाली थी, चांद रात से 2 दिन पहले की बात है ये वाक़या जो सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जी ये टाइम होगा 8-9 बजे का रात का, तो ईद को सिर्फ चांद रात को 2 दिन रह गए थे। तो मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ और मैं आके पहुँचा हूँ, स्टॉप पे उतरा हूँ। स्टॉप से उतरने के बाद मैं चलता हुआ उसी कच्चे रास्ते पे दाखिल हो गया हूँ, बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई हैं और मैं चलता हुआ उस खाली प्लाट की तरफ आ गया हूँ जहाँ पे बहुत बड़ा एक मैदान सा था, खाली प्लाट से थे। वहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे दरख्त लगे होते थे, कतार में काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे। उन दरख्तों से गुजरते हुए आप आगे बढ़ते थे तो फिर वो झाड़ियाँ शुरू हो जाती थी और झाड़ियों का रास्ता था और उससे आगे आप जाते थे। तो वो कहते हैं कि मैं रवाना हुआ और जब उस स्टॉप पे उतरा तो बिल्डिंग शुरू हो गई। उन बिल्डिंग को मैंने अबूर किया और चलता हुआ मैं आ गया उस मैदान की तरफ। अंधेरा था, रात का टाइम था, मैंने रोशनी आज भी नहीं जलाई हुई थी, मोबाइल जेब में रखा हुआ था। जैसे कि मैं कहते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, मोबाइल जेब से निकालें तो वहाँ पे एक डर खौफ होता है, मोबाइल छीन लेंगे। मैं चलता हुआ अभी उन दरख्तों से काफ़ी फासले पे था। जब रात के 9 बजे का टाइम होता है, 8:30-9 बजे का, तो घुप अंधेरा सा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे जब पे झाड़ियाँ हों, रोशनियाँ जो शहर की होती हैं वो दूर दूर चली जाती हैं। और जहाँ पे हमारा घर था वो काफ़ी आगे जाके था, 10 मिनट का फासला था, 10-12 मिनट का, और रोशनियाँ वहाँ पे थीं। और मैंने मोबाइल भी नहीं जलाया हुआ था तो अंधेरा था। तो मैं चलता हुआ जब जा रहा था तो मैंने दूर से देखा मेरे लेफ़्ट साइड पे जो दरख्त हैं, 2 दरख्तों के पास एक लड़की और एक लड़का मुझे क्लियर खड़े नज़र आए। इतना अंधेरा होने के बावजूद मैंने कैसे उनको देख लिया, क्योंकि इतनी रोशनी थी जिसकी वजह से मैं रास्ता देख पा रहा था। घुप अंधेरा जो होता है तो उसमें रास्ता देखना मुश्किल होता है। तो इतना रात का टाइम था कि इतना अंधेरा नहीं था कि मैं आराम से रास्ता मुझे नज़र आ रहा था कि तभी मेरी निगाह पड़ी, सामने लड़का और लड़की दोनों खड़े हुए हैं। पहली जिस पे मेरी निगाह पड़ी वो एक लड़की थी, क्योंकि उसके मैंने बैक साइड को देखा, उसके बाल खुले हुए थे और बहुत बड़े बाल थे। मुझसे तकरीबन कोई 20-25 कदम के फासले पे वो खड़ी थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी। बालों से मैंने पहचान लिया ये एक लड़की है। और उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी उसके बिल्कुल सामने वाले जो दरख्त था, उस दरख्त के साथ टेक लगा के एक लड़का खड़ा हुआ था। मैं परेशान हुआ, रात को इस वीराने में एक लड़की और एक लड़का क्या कर रहे हैं। कि तभी मैं आगे बढ़ता रहा, उनको देखता रहा। मैं ये समझ गया कि कोई मिल रहे होंगे छुप के, लड़की लड़का है या क्या मामला है, रात का टाइम है। तो मैं आगे बढ़ता रहा तो मैंने देखा लड़की जो बिल्कुल दरख्त से बाहर निकल के खड़ी थी, मेरी आंखों के सामने ही थोड़ा सा और अंदर की तरफ हुई और इस अंदाज में उसने दरख्त से टेक लगा दी, जैसे कोई दरख्त से टेक लगा के खड़ा होता है। क्योंकि लड़का ऑलरेडी दरख्त से टेक लगा के खड़ा हुआ था, जिसको मैंने पहली दफ़ा देखा था वो टेक लगा के खड़ा था। लड़की दरख्त से थोड़ा सा साइड से खड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने उसके खुले हुए बालों को देख लिया और पहचान लिया उसके कपड़ों से एक लड़की है। और मेरे चलते ही कुछ कदम आगे बढ़ने पे लड़की भी दरख्त के साथ अब आगे हो गए, उसने दरख्त के साथ ऐसे टेक लगा ली। अब मैं जूं आगे होता जा रहा हूं, उनको क्लियर देखता जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे करीब आते जा रहे हैं, वो लड़की भी और लड़का भी। और मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूं कि ये कौन है। मैं इनके करीब पहुंचूं और जाके इन दोनों को देखूं। वो दोनों मुझे नहीं देख रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं अब इतने कदमों के फासले पे उनसे दूर रह गया कि लड़के ने शायद उस लड़की को कुछ कहा तो उस लड़की ने मुड़ के मेरी तरफ देखा। वो दोनों जो आपस में बातें कर रहे थे, शायद लड़के ने पहले मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के मुझे ऐसा लगा वो कुछ बोला है। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन इस अंदाज में उसके होंठों को देखा जैसे बोला है। और तभी उस लड़की ने मुड़ के मेरी तरफ देखा, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने गर्दन वापस मोड़ ली। और तब तक मैं उन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अब मेरा और उनका फासला मैक्सिमम 6-7 कदम का रह गया था। यानी मैं 6-7 कदम और अबूर करता तो मैं बिल्कुल उनके सामने आ जाता, यानी मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वो खड़े होते। 7-8 कदम। जब मैं 7-8 कदम पे पहुंचा हूं
जो बहुत दूर से मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, क्लियर उनको देख चुका हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की लड़का जिस तरह होते हैं, नॉर्मल उनकी शक्लें हैं। अब 7-8 कदम के फासले पे पहुँच के मैंने उनको देख लिया, क्लियर उन दोनों की शक्लें देख ली। और उसके बाद जैसे ही अब मैं और आगे बढ़ा हूँ, तो उसके बाद जब मैं उनके इतना करीब पहुंच गया हूँ 7-8 कदम चलने के बाद, और मैं उनको अब उम्मीद कर रहा हूँ कि और 8 कदम चलूँगा तो इनके बिल्कुल सामने पहुंच के इनको देखूंगा कौन है। तो अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ तो वो लड़की और लड़का धुंधले होने शुरू हो गए। जो दूर से क्लियर होते जा रहे थे अब धुंधले होने शुरू हो गया। मैं जूं जूं कदम बढ़ा रहा था वो दोनों वहीं पे ही खड़े थे, लेकिन इस अंदाज में कि आहिस्ता 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 गायब होते जा रहे हैं, एकदम नहीं। मैं जूं जूं कदम आगे बढ़ा रहा हूं दोनों को खड़ा देख रहा हूं और दोनों को मैंने बोलता हुआ देखा। लड़की ने मुड़ के मेरी तरफ देखा। अब मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूं और वो गायब होते जा रहे हैं। कदम और आगे बढ़ाता हूं और गायब हो जाते हैं। और कदम बढ़ाते बढ़ाते जब उनके करीब पहुंच गया हूं तो वो दोनों ही वहीं खड़े खड़े गायब हो गए। ये मेरी आंखों का वहम नहीं था, मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बिल्कुल क्लियर मैंने लड़की और लड़के को देखा था। लड़की ने तो मेरी तरफ भी मुड़ के देखा था। नॉर्मल शक्ल सूरत की मालिक थी, बहुत हसीन व जमील नहीं थी। लड़का भी कोई बहुत हसीन व जमील नहीं था, नॉर्मल शक्ल सूरत के थे, कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल से पहन रखे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे थे, धुंधले होते 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 बिल्कुल गायब हो गए। मेरी आंखें उन्हीं की तरफ थी। कदम बढ़ाते हुए मैं रास्ते को नहीं देख रहा था, उन्हीं की तरफ मुसलसल देखता हुआ जा रहा था। जब मैं 7-8 कदम के फासले पर रह गया था और मैं देख रहा हूँ जूं जूं कदम आगे बढ़ाता हूँ उनका वजूद पूरा का पूरा धुंधला होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है और बिल्कुल उनके पास पहुंचने पर गायब हो गए। मैंने दौड़ लगा दी। मैं समझ गया ये इंसान नहीं थे। मैंने दौड़ लगा दी। मैं दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, भागते भागते जब उस जगह पे पहुंचा, वो रोड जब एल शेप को बनती है, तो मैंने देखा मेरा बड़ा भाई और जो उसके दोस्त थे वो वहां पे बैठे हुए थे। जैसे मुझे भागते हुए देखा तो उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं हाँफ रहा था, मुझे कहते हैं क्या हुआ है क्या हुआ। उन्होंने देख लिया ये भागता हुआ है, सब खैरियत तो है ना, क्या हो गया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, लड़ाई होगी है, क्या हो गया। तो मैं हाँफ रहा था और जब मुझे थोड़ा सा सांस बहाल हुआ, मैं इतनी तेज खौफजदा होकर भागा था। तो मेरे भाई कहते हैं क्या हुआ है बता ना। तो मैंने कहा डरते डरते, भाई वो जो दरख्त है ना वहाँ पे कोई लड़की और लड़का खड़े हुए थे। कल यार मैंने उनको दूर से देखा और जैसे जैसे मैं उनके करीब गया हूं तो वो धुंधले होते होते मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। तो मेरा भाई और उसके दोस्त फौरन बोल पड़े, वो जो फलां जगह पे दरख्त हैं वो वाले। मैंने गर्दन हिलाई, हाँ वही वाले। तो बोले वो जो 2 आमने सामने दरख्त हैं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं तुम्हें नहीं पता इससे पहले। मैं कहा क्या, कि वो जगह बहुत भारी है। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं वो सबसे भारी जगह है जहां से तुम भागते आए, जहां पे तुमने लड़के और लड़के को देखा, तुम्हें नहीं पता वहां पे क्या वाकया हुआ था। मैं कहा नहीं। कह रहे बैठो। जब मैं बैठा तो उन्होंने मुझे जो वाकया सुनाया, तो मैंने भाई से वाकया सुनाता हूं आपको। तो मैंने भाई से पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मेरे भाई ने मुझे बताया क्योंकि तू पहले यहां से डर चुका है और वहाँ तूने आना होता है मजबूरी। और मैंने कहा इसको पहले ही बता देता, ये वाला वाक़या जो आज तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये पहले बता देता तो तुम कभी भी इस रास्ते से ना आ सकते। तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो उन्होंने मुझे वाक़या जो सुनाया वो इस तरह था कि उन्हीं का एक दोस्त था, नाम उन्होंने कहा यहाँ पे फर्जी कर लीजिएगा, मुराद उसका नाम था। बहुत बहादुर था, वो डरता नहीं था। और जब भी कोई बात होती तो कहता है ओए छोड़ो यार मैं डरता वरता नहीं हूँ, ऐसे गाली गलोच देता। और गाली गलोच दे के वो बोलता और नहीं मैं कोई डरता शरता नहीं हूँ, ऐसे सब झूठ है, ये है वो क्या जिन भूत ऐसी की तैसी मेरे सामने आए मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और गलीज गलीज गालियाँ देता उनको। ऐसे हम दोस्त बैठते और उसको कहते कि यार तू इस तरह ना कहा कर, ऐसे ना हो किसी दिन हम भी पकड़े जाएं, तेरी वजह से हमारी भी शामत आ जाए। तो ये क्यों करता है? तो उसने कहा इसलिए कि होता ही कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, कोई जिन शिन नहीं होता है, एवं जिन ये वो, इस तरह की मुसलसल बातें करता। और दोस्त उसको मुसलसल समझाते। तो एक दफ़ा बातों बातों में ऐसे किसी दोस्त ने बताया कि यार वो जो दरख्त है ना उधर मैदान में वो बहुत भारी हैं। तो वो मुराद भी बैठा हुआ था, कहता है यार तुझे किसने कहा है वो भारी हैं?
उसने कहा भाई कई लोगों ने वहाँ पे कुछ देखा है, वो बहुत भारी हैं और वहाँ पे लोग नहीं जानते, और तुझे पता है इस तरह के दरख्त जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, लोग अगर वहाँ पे पेशाब वगैरह कर देना तो ये पकड़ लेते हैं। तो वहाँ ज़ोर से है कहका लगा के हंसा, तो कहता है अच्छा तो मैं अगर पेशाब करूँगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, ये हरकत ना करी वहाँ पर, अगर ऐसा कर लिया तो यकीन मान वो तुझे बड़ी बुरी सजा देंगे। फिर गालियाँ दे के कहता उनकी ऐसी की तैसी। ये गया है किसी दिन, ऐसे चले गए दोस्त। तो एक दिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या आई है मुराद के, ये चलता हुआ उन्हीं दरख्त के पास चला गया। वहाँ गया है रात के 9 बजे का टाइम, डरा शरानी सुकून से। अच्छा एक मैं बात भूल गया, जो सिगरेट लगाई हुई थी इसने, जिनने कहानी भेजी है, क्या नाम है इनका, मुदस्सिर हयात, जो जिन्होंने कहानी भेजी है, वो जब लड़की लड़का इन्होंने दिखाया होता है सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं मैंने सिगरेट लगाई हुई थी और सिगरेट का शोला जलाता हुआ मैं जा रहा था, मैं भूल गया। उस लड़के से मुझे याद आया, मुराद से। मुराद ऐसे सिगरेट पीता था तो उसने सिगरेट सुलगाया हुआ और चलता चलता उन दरख्तों के पास चला गया। उसका इरादा शायद नहीं था, लेकिन वैसे ही दरख्तों के पास चला गया तो उसने सिगरेट पी के वहीं पे ख़त्म हुई। उसने सिगरेट फेंकी, उसको कहीं वॉशरूम की छोटे पेशाब की ज़रूरत पेश आई। तो उसी वक्त उसके दिमाग में वो ख्याल आ गया जो दोस्तों ने कहा था दरख्तों के नीचे पेशाब नहीं करते, वहाँ पे जिन भूत होते हैं, ये वो। तो उसने कहा ऐसी की तैसी दिन भूत हो गए, हमें झूठ बोलते हैं। उसने जी वहीं पे जाके उन्हीं दरख्तों के बिल्कुल नीचे जाते हुए पहले उसने गलीज़ गलीज़ गालियाँ निकाली, और जिन्हों तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन ये वो फलां फलां फलां, उनको गलीज़ गलीज़ गालियाँ निकाली। और उसके बाद उसी दरख्त के नीचे बैठ के उसने पेशाब कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से उठा है, सिगरेट सुलझाई है, फिर लगाई है सिगरेट, सुलगा के वो चलता हुआ दोस्तों की तरफ आ गया। दोस्त वहीं बैठे हुए थे तो उनको आगे बताता है हाँ तुम्हारे जिनों की माँ बहन, फिर गालियाँ निकाला, कह रहा मैं उधर ही गया था, मुझे पेशाब आया, मैंने उसी दरख्त के नीचे पेशाब किया, और गालियाँ दी उनकी ऐसी की तैसी, ये वो बड़े आए जिन ये है वो है। दोस्तों ने कहा यार तूने ये क्या हरकत कर दी है, तेरा दिमाग ख़राब है। उसको समझाया, बहुत कुछ कहा। रात को वो अपने घर चला गया है, कोई नहीं जानता। अगले दिन पता लगा है कि रात का कौन सा पहर था कि ये सोया हुआ था, इसकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। ज़ोर ज़ोर से ये चीखें मारना शुरू हो गया। घर वाले एकदम से परेशान हो गए, उठ के उनकी भी आंख खुल गई, क्या हो गया, कौन चीखें मार रहा है? देखा मुराद चीखें मार रहा है, सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको थप्पड़ मार रहा है और अपने मुंह को बचा रहा था। उसके मुंह पे ज़ोर ज़ोर से पटाख 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 की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो, और वो अपने हाथों से बचा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और चीखें मार रहा था ज़ोर ज़ोर। घर वाले उसके पहुंच गए, उसके हाथ पकड़े और वो हाथ ज़ोर से छुड़वाए और अपने मुंह को बचाए। देखते ही देखते घर वालों के साथ एकदम से कहते हैं उसकी गर्दन यूँ पीछे की तरफ हुई है, उसने पीछे की तरफ गर्दन की है और उसकी आंखें बाहर आ गई हैं, और उसने अपनी छाती आगे की तरफ निकाली है, गर्दन पीछे हो गई है और उसके आंखों के हल्के बाहर आ गए हैं और उसके हाथ ऐसे मुड़ने शुरू हो गए हैं। गर्दन पीछे की तरफ है, ऐसे सीना निकला और उसके हाथ मुड़ना शुरू हो गया। उसके मुंह से आवाज़ें कैसे निकली हैं, ऐसी अजीब सी आवाज़ें निकली हैं, और उसका वजूद मुड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे पाँव मुड़ते हुए जा रहे हैं, पाँव पीछे की तरफ करता जा रहा है, यानी घुटने पीछे की तरफ करता हुआ जा रहा है उसके मुड़ के, जैसे कोई पाँव के ऊपर बैठा हो, इस अंदाज में जिस तरह आप सजदे के लिए बैठते हैं, रकू में सजदे में जाके बैठते हैं, पाँव पीछे फोल्ड करके बैठते हैं पाँव के ऊपर। एक तो होता है ना पाँव के ऊपर बैठना, एक होता है पाँव पीछे करके बैठना। इस अंदाज में वो उठ के बैठा है, पाँव पीछे, और उसके बाद से गर्दन पीछे की तरफ, छाती ऊपर और बाजू पीछे करके मुड़ गए और आवाज़ें निकल रही हैं, और घर वाले परेशान हो गए। और उसी वक्त देखते ही देखते उसकी आँखें सफ़ेद हो गई हैं, ऊपर की तरफ उसकी आँखें हो गई हैं, और उसका सारा वजूद जकड़ा गया है। अब घर वाले उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन उसका वजूद वहीं पे जकड़ा हुआ है, और अजीब से उसके मुंह से आवाज़ें आ रही हैं, और वो अजीब सी उधर हालत में है। घर वालों ने वो रात बड़ी मुश्किलों से गुजारी। सुबह उठे हैं, उसके पास बैठे रहे हैं। वो इसी अंदाज में रहा है कि कौन सा सुबह जब अजानें हुई हैं तो अजानों के टाइम पे उन्होंने देखा उसका वजूद एकदम से ढीला हुआ है और वो नीचे गिर गया है। टांगें उसकी फोल्ड हुई और नीचे गिर गया। उसके हाथ पाँव जो टेढ़े थे वो सीधे हो गए। उन्होंने उसकी टांगें सीधी की। घर वालों ने कहा सो गया, इसको सोने दो। सुबह वो कोई 9-10 बजे उठा है तो उसको देखा तो वो ठीक था, बात वगैरह कर रहा था, उसको कुछ याद नहीं था।
कि उसके साथ क्या हुआ है, रात को उसको कैसे थप्पड़ पड़े हैं, कुछ भी उसको याद नहीं था। घर वाले परेशान। लेकिन अब उसकी हालत मुसलसल ऐसी कि कुछ लम्हे के लिए ऐसे होश में आता, लेकिन उसके बाद फिर से उसके अंदर हाजिरी हो जाती। और जब उसके अंदर हाजिरी होती तो इस तरह महसूस होता था बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में है। उसके गले से जो इस तरह की आवाज़ें निकलती थी वो तकलीफ़ की वजह से होती थी। इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको बुलाया गया, किसने दम किया, कुछ ने पानी पड़ के दिया, कुछ ने किच किया, कुछ किया, उसको आराम नहीं आ रहा था। वो कितने ही दिन तक ऐसे ही मुसलसल इस तरह की हालत में रहा कि उसके अंदर मुसलसल जिनात की हाज़िरी आ जाती। वो बोलता नहीं था, एक तकलीफ़ से आवाज़ें निकालता था जैसे किसी ने उसके वजूद पे कब्ज़ा कर लिया हो, उसका वजूद जकड़ा गया हो और उसमें वो गरगराता था, अजीब सी आवाज़ें निकालता था जैसे तकलीफ़ में हो, बहुत तकलीफ़ में। क्योंकि जब होश में आता तो माँ को कहता मुझे दबाओ माँ, मुझे गर्म पानी से उसे आग की टकोर करो, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है माँ, मेरा जिस्म दुख रहा है, अल्लाह खैर करे क्यों हो रहा है, मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, उसका खाना पीना छूट गया था, उसको बिल्कुल अजीब सा हो गया था, दोस्तों से नहीं मिलता था, घर पड़ा रहता था। ज़्यादातर वक्त वो पड़ा रहता था, ऐसे आंखें खुली हुई हैं, देखी जा रहा है, या फिर उसके अंदर हाज़िरी आ जाती। हाज़िरी होती वही उसकी हालत हो जाती, बैठे बैठे उसकी टांगें फोल्ड होती हैं, उसका सीना चौड़ा हो जाता, गर्दन पीछे की तरफ, हाथ पीछे हो जाते, मुड़ जाते, और वो गर की आवाज़ें निकलता, तकलीफ़ में होता, या ठीक होता तो गिरता बेहोश हो जाता। वालिदैन उसके बहुत परेशान थे। कुछ लम्हों के लिए वो होश में आता, कभी कभी कोई बात कर लेता माँ बाप से, बाहर नहीं उसको जाने देते थे। कहता माँ मुझे दबाओ, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है। किसने उनको कहा वहाँ पे बलूचिस्तान में उनके कोई नूरानी है, वहाँ पे उनको लेके जाएं। घर वाले ने उसको उठाया और नूरानी ले गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुराद पे दम किया, उस पर पढ़ाई करते रहे, और पढ़ाई करने के बाद वैसी ही उसकी हालत हो गई। और जब उसकी वैसी हालत हो गई तो उसके जिस्म से वही अकड़ा हुआ जिस्म, गर्दन पीछे, सीना आगे, हाथ मुड़े हुए और गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकल रही हैं। तो वो उनसे मुखातिब हुए, कौन हो तुम और क्यों तुमने इसके वजूद को जकड़ रखा है? तो उन्होंने बताया कि इसने हमारे दरख्त के नीचे आके जान के हमें गालियां दी हैं, हमें बुरा भला कहा है और वहाँ पे पेशाब किया है। इसको बताया भी गया था कि वो हमारी जगह है। अच्छा, जब इन जिन्नात बोलते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इस अंदाज में नहीं, मुश्किल से उनका लहजा समझ आता है। वो हमारी जगह है, ये वहाँ पे आया था, इसने वहाँ पे, इस अंदाज में इंसान बोल रहा होता है, मर्द हो या औरत, कि इसने वहाँ पे हमें बुरा भला कहा और वहाँ पे जाके इसने पेशाब किया। वहाँ हम बैठते हैं, वहाँ हम रहते हैं, इसको पता भी था लेकिन इसने जान के किया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो कुछ देर पढ़ते रहे नूरानी और उसके बाद फिर से ये गिरा और बेहोश हो गए। तो वो बोले आप लोग एक काम कीजिए, इसको लेके वापस उसी दरख्त पे पास जाइए, इसको पकड़िए और इसको कहिए उस दरख्त के ये 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर काटे और उसके बाद खड़ा होकर ये माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के उस दरख्त के नीचे माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं कभी ये हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें, ये ठीक हो जाएगा। वो अच्छे जिनात हैं जो उन्होंने इसको सज़ा दी हुई है कि इसको मारा नहीं है, हाथ पाँव इसका तोड़ा नहीं है, इसको नाबीना नहीं किया, इसकी आँख नहीं निकाली, सिर्फ सज़ा दे रहे हैं। अच्छे जिनात हैं, बेहतर है आप इनको ले जाएं। उसके घर वाले उसको उसी दरख्त के पास ले गए। वो कहते हैं उसको कहा, उनसे पूछा वहीं पे कि ये कैसे, ये तो होश में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। उन्होंने कहा अभी ये बेहोश है, थोड़ी देर के बाद ये होश में आ जाएगा, ये तकरीबन घंटे 2 घंटे के लिए होश में रहेगा। जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे तो क्योंकि मैंने उनको हाजिर करवाया है, उन जिन्नात से मैंने बात किया, तो वो इसको होश में ले आएंगे। आप जैसे ही इसको उधर लेके जाएंगे उन दरख्तों के पास, ये होश में आ जाएगा, 1 घंटा ये होश में रहेगा, वहाँ आपने माफ़ी मंगवानी है इससे। तो इसके घर वाले लेके उसको चल पड़े। जब उन दरख्तों के दूर ही थे तो ये होश में आ गया कि मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसको घर वालों ने कहा कि तूने माफ़ी मांगनी है उनसे, उस दरख्त के 7 चक्कर काटो और उनसे माफ़ी मांगो। उसको बार बार समझाया क्योंकि कहीं दिमागी तौर पे गायब ना हो जाए या फिर से बेहोश ना हो जाए, जल्दी से बस ये माफ़ी मांगे। वो कहते हैं उसको लेके गए और वो खड़े हो गए दूर, उसको कहा चलो इसको बोलते रहे, और ये वैसे करता रहा।
इसने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के ये गोल गोल घूमता रहा, माफ़ी मांगता रहा। इसने 7 चक्कर काट लिया और उसके बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और जैसे घर वालों ने लफ्ज़ कहते बोलना शुरू हो गया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी भी ये गुस्ताखी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। बार बार कहता रहा मुझे माफ़ कर दे, यहाँ तक कि वो रोना शुरू हो गया माफ़ी मांगते मांगते, और वहीं पे गिरा रोते रोते और बेहोश हो गया। तो अब वो घर वाले परेशान, इसको वापस उधर लेके जाएं या घर लेके जाएं। तो किसी ने कहा, उनने कहा था ये ठीक हो जाएगा, पहले इसको घर लेके चलते हैं, देखते हैं ये ठीक होता है, ठीक नहीं तो वापस लेके चलेंगे। वो उसको घर लेके गए, होश में लाने की कोशिश करते रहे। जब होश में आया तो वो नॉर्मल हो चुका था। उससे बातें करते रहे और वो ठीक बातें करता रहा, यहाँ तक कि वो पूरी रात ठीक था। जब सुबह भी उठा तो वो बिल्कुल ठीक था। तो घर वालों को लगा कि जैसे माफ़ी कबूल हो गई है, वो ठीक हो गया है। कुछ दिन और उसको देखते रहे, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। तो मेरे भाई और उसके दोस्त जब ये वाक़या सुना रहे थे, मैं वहीं खड़ा जो भागता हुआ वहाँ पे पहुँचा था और उनको बताया था कि उस दरख्त के नीचे मैंने लड़की और लड़के को खड़ा देखा है। तो तभी मेरे भाई और उनके दोस्तों ने मुझे जब ये वाक़या सुनाया, तभी मैंने अपने भाई से पूछा था, भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको तो पता है इस जगह पे मैंने आंखें देखी थी और मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, मैं डर गया था, आपको तो ये वाक़या मुझे पहले बता देना चाहिए था कि वहाँ पे मसला है। तो भाई ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि पहली दफ़ा भी तुम बहादुरी से वहाँ से गुजर आए थे, घर आके डरे थे, बुखार हुआ था, वहाँ तो बेहोश नहीं हुए थे ना तुम्हें उस मखलूक ने तंग किया था, ना वो मखलूक तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें उसने नुकसान पहुँचाया था। जिस तरह तुमने कहा, मैंने उनको हज़रत सुलेमान का वास्ता दिया और मैं कहा रोज़ गुजरता हूँ मैं आयत पर, तो उसने मखलूक ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। मैं तुम्हें ये वाक़या बता देता तो तुम डर जाते, वहाँ से गुजरते ना, अभी भी आए हो ना, तो कम से कम उस मखलूक ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तुम अभी भी उसके करीब पहुंचे तो गायब ही हो गया ना मखलूक, तो इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन वो कहता है कि मैंने उसके बाद वो नौकरी छोड़ दी थी, मुदस्सिर हयात कहता है, और उसके बाद उस जगह हम नहीं रहे, हमने घर वहाँ से शिफ्ट कर दिया और मकान भी वहाँ से बेच दिया और हम उसके बाद बलूचिस्तान या कहाँ बता रहे वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बाकी मुदस्सिर, आपने अपने बारे में कुछ पूछने की कोशिश की है बच्चे, आपने गलती जो की है, आपने अपनी डिटेल नहीं भेजी, आपने कहानी भेजी और अपने हवाले से बहुत सारी बातें की हैं कि मेरी हेल्प करें और ये करें वो करें, तो उसके लिए अपनी तस्वीर भेजना ज़रूरी होता है। चेहरे की क्लियर तस्वीर, जैसे पासपोर्ट के लिए या शनाख्ती कार्ड के लिए सिर्फ चेहरे की हम तस्वीर बनवाते हैं, कुछ लोग क्रॉप कर लेते हैं बड़ी तस्वीर को, वो नहीं चलेगी। नई तस्वीर बनाएं बिल्कुल चेहरे के करीब करके, वो मुझे भेजें, उस तस्वीर के नीचे नाम और वालदा का नाम भेजें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूँगा और आपको हल भी करके दे दूँगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो आप लोग भी वीडियो को आज लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, जो लोग भी मुझे कहानियाँ भेजना चाहते हैं उसका तरीका सुन लीजिए कि सबसे पहले आपने अपना तारुफ़ कराना है कि मेरा नाम ये है, मेरे शहर का नाम ये है, मेरे गाँव का नाम ये है और मैं इस मुल्क से हूँ। और उस कहानी के जितने भी किरदार हैं, वो चाचा है, फूफा है, दोस्त है, जो भी, उसका रियल नाम मुझे बताना है कि उसका नाम ये था, उसका नाम ये था। लेकिन आगे आपने फ़ौरन ये भी बता देना है कि मैंने कहानी में सब नाम रियल बताने हैं, हकीकी बताने हैं या फ़र्ज़ी बताने हैं, बल्कि आप फ़र्ज़ी भी बता दिया करें, ये अच्छा है। आप कहें जी मेरा नाम रियल बता दें और जो मेरा दोस्त है जिसका नाम जबरान था, आप उसका फ़र्ज़ी नाम फ़हीम रख लें, तो मैं कहानी में फ़र्ज़ी नाम फ़हीम रख लूँगा आपके कहने पे। तो आप मुझे रियल ज़रूर बता दिया करें और उसके बाद या कह दिया करें कि फ़र्ज़ी नाम रख लें, या फिर फ़र्ज़ी नाम भी बता दिया करें कि आप ये फ़र्ज़ी नाम रख लें। एक दूसरी शर्त, आप कहानी उर्दू में लिखें या रोमन उर्दू में लिखें, आपने उस कहानी को पहले भेज देना है। लिखने के बाद लिखी हुई कहानी आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। जब आपने सेंड कर ली, उसके बाद एक और दूसरा अलग से एक मैसेज लिखना है, उस पर लिखना है STORY लिख के आपने वो दूसरा मैसेज भी लास्ट में मुझे सेंड कर देना। उसके बाद कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जब मैं देखता हूँ सारे अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को, जहाँ आप एंड पे स्टोरी लिख के भेज देंगे तो वो आपका मैसेज मुझे स्टोरी लिखा हुआ नजर आएगा, उसको खोल के मैं सेव कर लूँगा। अगर आप स्टोरी के बाद कुछ और लिख देंगे, आप मुझे आपका मैसेज सेव नहीं कर सकूँगा। इसलिए आपने कुछ भी लिखना है पहले लिखें, एंड में सिर्फ स्टोरी लिखें और आप इसको व्हाट्सएप पे भेज दें। इसी तरह आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, सेम आपने अपना नाम, तारुफ, हकीकी बता के उस वॉइस मैसेज को सेंड कर देना है। और उसके बाद आपने फिर से STORY स्टोरी लिख के एक और मैसेज सेंड करना है। व्हाट्सएप का नंबर जिस पे सेंड करना है +92, कोड है पाकिस्तान का, 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 31366
55500 और उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 313655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।